with that said, today the tranche has about 15 different measures, 6 of which pertain to the micro, small and medium enterprises. कुटीर लघु उद्योग के लिए 6 ऐसे कदम हम उठाएंगे. 2 relate to the employees provident fund. 2 relate to the NBFCs, housing finance corporations and the MFIs, microfinance institutions. 1 relates to DISCOMs, 1 relates to contractors, 1 relates to real estate, and 3 are tax measures that we have taken. So I'll get into the detail of today's tranche of announcements. I said there are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. So this is going to be available till 31st October 2020. There are no guarantee fees, no fresh collaterals required. So I guess this will benefit 45 lakh units so that they can resume their business activity and also safeguard jobs. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जहां सबसे पहले कोविड हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रावधान किया गया था, वहीं पर 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो गेहूं या चावल देने का प्रावधान किया गया और पूरे देश भर में पीडीएस के अलावा अतिरिक्त ये 5-5 किलो उनको दिया गया, पिछले महीने भी और इस महीने भी. इसके अलावा ये प्रति व्यक्ति 5-5 किलो था और प्रति परिवार दाल देने का भी काम किया गया 1 किलो. और इसके अलावा जो हमारे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग हैं उनको भी जनधन खातों में सीधा पैसे डाले गए, 500-500 रुपये, 1000 रुपये उनको टोटल डाला गया. इसके अलावा जो 20.5 करोड़ जनधन योजना खाता धारक थे, ऐसे 41 करोड़ खातों में भी 52,606 करोड़ रुपया अब तक ट्रांसफ़र कर दिया गया है. 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के जो उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में 3 महीने एक सिलेंडर देने की बात हुई थी. जब तक उनको सिलेंडर की आवश्यकता है उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई और दे भी दिए गए. यहाँ तक कि जो पीएम किसान के लिए भी 2,000 रुपया ऐसे करोड़ों किसानों के खातों में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया. तो जितनी घोषणाएं उस पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत की गई थी उन पर सारे कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए और करोड़ों भारतीयों को इसका लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है. जहां तक व्यापारी वर्ग की बात है, आम आदमी की बात है, कंप्लायंस का बर्डन उसके ऊपर ना आए, घर से बाहर नहीं जाते थे, तो उसके सामने जो संकट था कि वो कैसे समय सीमा रहते अपनी कंप्लायंस पूरी कर सके, उसमें भी उसको छूट दी गई और उसको भी 3 महीने आगे बढ़ाया गया, जिससे उसको लाभ मिला है. आरबीआई ने भी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की उससे लाखों करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आई है, जिससे पूरे देश को लाभ मिला है. और इसकी जानकारी आप सबके सामने पहले भी रखी है, केवल आज एक बार फिर आपके ध्यान में लाने की ज़रूरत पड़ी तो उसको किया है. एक जो मीडिया के माध्यम से हमारी जानकारी हमें मिली और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस और बाकी सब वार्तालाप बाकी लोगों से हुआ, मध्यम, सूक्ष्म, लघु
उद्योग, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जो है, इन सब के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी कि पैसों की भारी कमी थी। इन सब के लिए क्या किया जाए, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जो हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, इन सब का एक बहुत महत्व है। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देते हैं। तो ऐसे कारोबार और व्यापार करने वाले, विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी और पहले 12 महीने यानी कि पहला 1 वर्ष उनको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पर छूट रहेगी और 4 वर्ष के लिए उनको ऋण दिया जाएगा। तो 3 लाख करोड़ रुपए का ये ऋण, ये हमने बगैर किसी गारंटी, बगैर किसी कोलेटरल के भारत के मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग, कुटीर और गृह उद्योग के लिए मोदी सरकार ने करके दिया है। I just move to the next one, which is about a 20,000 crore subordinate debt proposition which we are bringing. If the earlier one, which was just now explained by the MOS, was for standard MSMEs who, because of lockdown, couldn't move forward because they didn't have money, they didn't have cash coming in. So for buying raw materials or paying the wages, if they had a problem, you had that emergency credit line which we spoke about just a minute ago. Now I come to talking about subordinate debt through which we want to infuse about 20,000 crores. These are meant for stressed MSMEs. So if you're providing for the standard, you're now providing for the stressed MSMEs. Now the stressed MSMEs do have a problem of equity. So for them, through a subordinate debt provision, we want to provide about 20,000 crore liquidity. 2 lakh MSMEs are likely to benefit from this. The functioning of the MSMEs which are NPA or are stressed, all of them will be eligible. For this subordinate debt-based scheme, NPAs or stressed MSMEs will all be eligible for this. The government will be providing about a 4,000 crore as its contribution to the CGTMSE, the Credit Guarantee Trust, and they will be then able to provide the partial credit guarantee support to the banks, as a result of which stressed and NPA MSMEs will immediately benefit. तनाव में जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग या कुटीर या गृह उद्योग हैं, उनकी इन परिस्थितियों को देखकर गौण कर्ज या अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इन स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए किया गया है, ताकि इनकी जो कमी आती थी उस कमी को दूर किया जा सके। और इसमें भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा मध्यम लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग को लाभ मिलने वाला है और ये 20,000 करोड़ का गौण ऋण ये तनाव वाली एमएसएमईज को दिया जाएगा। The next of the MSME linked steps that we are taking, this is the third. There is a fund of fund being created for infusing about 50,000 crore as equity into the MSMEs. This will benefit those MSMEs who have the potential and who are viable. So we spoke about those who are standard, we spoke about those who are NPAs and stressed. Now I'm talking about MSMEs who may be doing viable business and who need hand-holding because of the situation thanks to the COVID.
So this fund with a corpus of 10,000 crores through mother fund and daughter fund framework will be able to provide the growth potential MSMEs greater support, and this we think will help MSMEs to expand their capacities, and this will also encourage them eventually to get listed in the markets which they can choose. जो मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग अच्छा कर रहे हैं, विस्तार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके आकार को बढ़ाने की या क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है और इस फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन होगी, ये हम करने जा रहे हैं। इससे इन सभी अच्छा काम करने वाले मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों को अपना आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। The next one is something which all of us have been waiting for a long time, about the definition of MSMEs. I'm sure you heard from several sources that this discussion has been going on. We have now come to a stage where we can happily announce that the definition being changed is being changed in favor of the MSMEs. Because there was always this fear in very successful MSMEs also, that if they outgrow the size of what is defined as an MSME, they'll lose the benefits that they get as an MSME itself. So outgrowing this definition meant outgrowing and going out of receiving benefits. Therefore, MSMEs preferred to remain within the definition rather than grow. Now what we are coming with is a change in the definition of MSME so that they need not worry about growing in size. They will still be able to get quite a lot of benefits which otherwise, as an MSME, they had got. So now how do we change it? I told you why we are changing the definition. How are the changes being brought about? What exactly is the change which is coming in? The change is that investment limit which defined an MSME is being revised upwards. So you can be a slightly more larger invested company, but you're still going to be considered only as an MSME. And then I'll come to the amounts which is shown in the chart there. But the idea is, even with an increased investment, you'll still be defined only as an MSME. You shall not get out of the benefit which is given to you as an MSME. Second is, additional criteria to define an MSME is being brought in. And that criteria is based on turnover. So that is being brought in newly now. Earlier it was only investment size. Now investment size and or additional turnover size is being brought in. And earlier, the distinction which prevailed between manufacturing unit, and therefore their definition was on slightly different account. Service units, therefore definition was on slightly different criteria. Now that differentiation between manufacturing and service MSME are being removed. Manufacturing MSME or service-based MSME shall all be defined similarly. And then, therefore, the chart that is there before you will tell you what was earlier and what is now. What was earlier defined with an investment of 25 lakh as micro unit will now have investment allowed till 1 crore. So they will still be called a micro unit even if the investment is up to 1 crore. Now, in that, service investments of 10 lakhs were called as micro earlier. Now, because the distinction is removed, service also will have the benefit of being called a micro unit even if the investment is 1 crore. Over and above it, I did say that in addition to investment as a definitional criteria, we are bringing in the criteria of turnover also. So now your investment can be up to 1 crore and your turnover can be up to 5 crore. You shall be called
as micro. This or that. Your investment can be 1 crore and your turnover can be 5 crore. Up to 5 crore, you will be micro enterprise. And so on. So small will be up to 5 crore manufacturing enterprise. Services was up to 2 crore. Now the definition is changed to 10 crores and 50 crores. Investment and turnover. And so on. The table explains it. सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग में इसकी परिभाषा में कम दहलीज होने के कारण ये लगातार संकट रहता था कि अगर हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें जो हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उससे हाथ धोना पड़ेगा। और यही कारण था कि हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु उद्योग कभी बड़ा बनने का सपना नहीं देखते थे, और सपना देखते भी थे तो ये जो सीमा इसके लिए रखी गई थी, कम दहलीज थी, इसके कारण ये बड़े नहीं हो पाते थे। और कहीं ना कहीं जो आज कंपटीशन है उसमें फिर ये बहुत पीछे रह जाते थे। वर्षों लंबित मांग है, वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूँ, चौथी बार एमपी बन गया, कब से शुरू हो रही, आज तक वही मांग है। मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर ये कदम उठाने के लिए कहा है। और जो पहले क्राइटेरिया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा, और सर्विस एंटरप्राइजेज जो थी वो 10 लाख तक की अगर उसने इन्वेस्टमेंट की होगी तो माइक्रो में आएगा। अब इसमें एक बदलाव किया गया है कि निवेश की लिमिट को तो बढ़ाया गया है, साथ में कारोबार को भी जोड़ा गया कि आपने व्यवसाय या कारोबार कितना उस वर्ष में किया है। तो इसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर माइक्रो के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो माइक्रो यूनिट कहलाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहेगा, तो सर्विस सेक्टर को भी माइक्रो में आने का लाभ मिला है। तो 1 करोड़ से कम निवेश करने वाले को माइक्रो इंडस्ट्री में, जो 5 करोड़ तक का व्यापार कारोबार करेगा उसको माइक्रो कहा जाएगा। स्मॉल वाले के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार करने का प्रावधान, और मीडियम जो है उसमें 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक की टर्नओवर। तो आप कल्पना कीजिए कि कल तक जो शायद मीडियम वाले के लिए आता था वो आज आपके स्मॉल वाले के लिए भी उससे बेहतर ऑप्शंस आकर खड़ी हो गई। तो इससे हमारे कुटीर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बहुत बल मिलने वाला है। एक और बैंकों का हाथ पकड़ना, पैसा देना, दूसरी तरफ से डेफिनेशन चेंज करके उनके आकार और क्षमता को बढ़ाने का अवसर देना, ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम इस दिशा में लिया गया है। I move to the fifth step in the MSMEs. I said total 6 measures are getting announced today. Of the 6, the fifth one is that for government procurement, tenders up to 200 crores will no longer be on global tender route, meaning global tenders will be disallowed in government procurement for tenders up to 200 crores. Why is this being done? Majority of the MSMEs in India were unable to supply those big mother units, as you may call, big, large companies, who they were serving all the while. Suddenly the conditions became, based on the global tenders, unmatchable by our MSMEs. So they were disqualified from supplying to companies for whom they actually grew as ancillary units. As a result, many of our MSMEs were not anymore able to participate in supplying products to many of these large units. So by bringing this condition now, we are saying for global tenders worth 200 crores or less, particularly for government procurement, they need not be global tenders at all. So this will make MSMEs do their business with a lot more confidence and carry on with it. Self-reliant India will also then
be able to serve Make in India, because small units can now be participant in government purchases. पिछली 2 स्लाइड्स में भी आपने देखा होगा कि कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री और कोई नई गारंटी दिए बिना एक और से ऋण उपलब्ध करवाना, उसके अलावा जो बाकी कदम उठाए गए और उनकी परिभाषा बदलने का काम भी किया गया, तो ये कदम उससे एक और स्तर ऊपर है कि ये सब बदलने के बाद उनको कामकाज जब मिले तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं अनफेयरनेस जो होती थी उसमें हमारे लोकल उद्योग वो पीछे रह जाते थे। तो लोकल को बल, लोकल से ग्लोबल तक जाने की बात जो कल तक प्रधानमंत्री जी ने कही, उसी दिशा में एक ये कदम है। लोकल के लिए वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं ये 200 करोड़ तक से कम वाले जो हैं, इसमें यानी कि 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। इसमें हमारे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। The 6th step towards MSMEs is post-COVID, trade fairs, exhibitions are going to be very difficult. So we shall ensure that e-market linkage is provided across the board for all these MSMEs so that they're able to find their market easily in the absence of being able to participate in trade fairs which cannot be held in this environment. Also, very importantly, Government of India and also CPSEs, where there are receivables by MSMEs, we now announce that within the next 45 days, all their receivables will be cleared. The CPSEs and Government of India will honor every MSME receivable within the next 45 days. इसी तरह से एक बार फिर कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए ये जो चुनौतियां कोविड-19 के समय शुरू हुई कि घरों तक सीमित होना पड़ा और आप कहीं जाकर सामान बेचने में दुविधा आती थी, तो ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल ज़माना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या PSUs में है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। I now move to talking about EPF. You were aware during the Pradhan Mantri Garib Kalyan package, some measures were extended for the EPF. In that, we had said units which have 100 workers, 90% of whom are earning less than 15,000 rupees, will be able to draw from their EPF from the funds because they needed money in their hands. We have now, and for the 3 months, the payment of EPF also was given relaxation. What I would now like to say before you is